एसएसबी के बारे में बहुत 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 कुछ लोग बोलते हैं। कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है, होता ही नहीं है। तो एसएसबी का इंटरव्यू अभी जस्ट एक सिंपल, इसमें जस्ट एक पर्सनालिटी असेसमेंट है जहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा प्रिपेयर करके या खुद को फेक नहीं कर सकते हो। कौन सा गलती है कि जो आपने किया जो बाकी बच्चे अवॉइड कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? तो अभी रिटर्न को लिया तो रिटर्न में वही था मेरा गलती, जो बहुत थियोरी पे मैं फंस गया था। ये जो जितना सिलेबस है एनडीए के एग्ज़ाम का और जितना टाइम हर एक स्टूडेंट को मिलता है, क्या वो पर्याप्त है? यस सर, सफिशेंट है? मोर देन इनफ है। अच्छा, मोर देन इनफ। यस सर, प्रॉपरली प्लान किया तो पूरा पोर्शन कवर करके रिवाइज भी करने को बहुत टाइम। नमस्ते। आज हमारे साथ में हैं प्रणव बिजू। प्रणव बिजू अभी अभी एनडीए 1 2025 में रिकमेंड हुए हैं। आज हम उनसे ही जानते हैं उनकी एनडीए सिलेक्शन के जर्नी के बारे में। वेलकम प्रणव। थैंक यू सर, प्लीज टू बी हियर। सबसे शुरू में एनडीए, एसएसबी, इसके भी पहले आपके बचपन के बारे में बोलिए। कैसा गुजरा बचपन, कहाँ गुजरा? सर एक्चुअली आई एम नेटिव टू केरला, पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। ओके। सो तब से सब स्कूलिंग एजुकेशन सब इधर ही हुआ है। ओके। और मैं अभी प्राधिकरण में रहता हूँ। माई स्कूलिंग वॉज डन फ्रॉम सेंट अजला हाई स्कूल इन प्राधिकरण निगड़ी, and then after that college for 11th and 12th I joined Colin Bajaj High School. And regarding my family, I have two twin sisters which they are in 8th standard, and we live as a family of 5 in Pradikaran. अच्छा, दोनों मिलके आपको सताती तो नहीं है ना ज़्यादा? होता है, इधर उधर होता है, घर में चालू रहता है। ओके। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो अभी वो काम कर रहे हैं एज डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट इन जेंसा टेक्नोलॉजीज खराड़ी। एंड मदर? Mother is working as a franchisee manager with H&R Johnson Limited. ओके। ये आपको एनडीए जाने के लिए जो मोटिवेशन हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन थे मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर। वो रिटायर हुए थे एयरफोर्स से एज मास्टर वारंट ऑफिसर मिस्टर ए पी केशवन। अच्छा, तो उनसे वो एक इंस्पिरेशन चालू हुआ था फर्स्ट। तो उनसे आप बचपन में मिले थे? हाँ, हम लोग केरला रेगुलरली विजिट करते हैं एवरी समर वेकेशन, तो उनके साथ रहता हूँ मैं 1 महीना। तो क्या वो स्टोरियाँ वगैरह सुनाते थे एयरफोर्स की? हाँ, वो तो हर बार जितने भी बार गया वो हर बार सुनाता है। कोई स्टोरी याद है उसमें से? स्टोरी सर एज सच उनका जो उनके वॉर के स्टोरीज बहुत होते थे। तो एक बार उन्होंने बताया था ऐसा कि वो लोग जहाँ पे कैंप में थे, वो बोलते थे कि जस्ट उसके साइड पे सम मीटर्स दूर एक बॉम्ब गिरा था। अच्छा, तो उसका सब वो बोलते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। दैट वाज द फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ करेज। अच्छा, और स्कूल में जो टीचर थे उनमें से किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया या मोटिवेट किया? डिफेंस को नॉट एज सच, पर हाउएवर उन्होंने बहुत हेल्प किया था। अच्छा। जब उनको पता चला, और वो अभी भी प्रे करते हैं कंटिन्यूसली, में वो सपोर्ट करते आए हैं, और उनके गाइडेंस से ही ये क्लियर होने का चांस है। तो आपने एनडी का जो प्रिपरेशन था रिटर्न का, वो कब स्टार्ट किया? रिटर्न का प्रिपरेशन आफ्टर 10th था। मैंने ऑनलाइन अकेडमी पे लॉगिन किया था थ्रू LWC। अच्छा। तो उनके थ्रू 2 साल का मैंने कोर्स किया था, 6 मंथ्स के 2 कोर्स किए थे मैंने। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने फिर लास्ट के 1 मंथ में इधर से ही ऑफलाइन कैंपस से मॉक कोर्स किया था एक। मतलब अभी जो तुम्हारा सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, ये रिटर्न का दूसरा अटेम्प्ट था? यस। ओके। और जो कोर्स तुमने रिपीट किया, वही कोर्स रिपीट किया? हाँ, वो सेकेंड कोर्स था, तो जस्ट फॉर रिवीजन मैंने बोला एक और बार कर लेता हूँ, तो ऐसा किया था। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेन रीज़न था मैथ्स में मेरा टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज हो रहे थे। ओके। उधर वो क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका और कौन से क्वेश्चंस करने वो सिलेक्ट करने में मेरे को तब भी कंफ्यूजन था। अच्छा। मॉक की प्रैक्टिस कम हुई थी ओवरऑल। अच्छा, मॉक की प्रैक्टिस ज़रूरी है? हाँ, बहुत। ओके। क्या ये एनडी का जो रिटर्न है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है? नहीं सर, कुछ नहीं, जस्ट कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस से वो
कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है पता चल गया तो हो जाता है करेक्ट। फिर से बताइए। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसा कैसा बैलेंस करना है उनको, अच्छा, तो वो एक बार हो गया तो फिर हो जाता है। और उसके साथ में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके। अच्छा, ये जो जितना सिलेबस है एनडीए के एग्ज़ाम का और जितना टाइम हर एक स्टूडेंट को मिलता है, क्या वो पर्याप्त है? यस सर, सफिशेंट है? मोर देन इनफ है। अच्छा, मोर देन इनफ। यस सर, प्रॉपर्ली प्लान किया तो पूरा पोर्शन कवर करके रिवाइज भी करने को बहुत टाइम है। अच्छा, प्लानिंग की ज़रूरत है। यस सर। विदाउट प्लानिंग तो कुछ होगा नहीं। नहीं सर। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत थी कि इस चीज़ के बाद में मैं प्रिपरेशन कर पाया या प्लानिंग कर पाया, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे प्लानिंग करने में? स्टडी प्लानिंग। स्टडी प्लानिंग, सो मैं अभी डेली कॉलेज जा रहा था, तो मेरे को मेन एक फैक्टर था टाइम मैनेज करना कि कब मेरा क्लासेस हुए और मेरे को सेल्फ स्टडी को भी कब टाइम मिले। ओके। तो इसीलिए मैंने ऑप्ट किया था ऑनलाइन कोचिंग के लिए कि ट्रैवल का जो टाइम है वो सेव कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज भी है सुबह। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते थे? नहीं, कॉलेज मेरा वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स दूर, अच्छा, तो वो है। फिर इनकेस मैंने अगर एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास लगाया रहता तो उधर को भी ट्रैवल में टाइम लगता है, क्योंकि जो नियर अच्छे कोचिंग क्लासेस थे दे वर एटलीस्ट अ गुड 1 आवर फार, तो इसीलिए मैं फिर प्रेफर किया ऑनलाइन लगाता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन के कोर्सेस आप लेते थे, तो ये ट्रैवलिंग में सुनते थे या बाद में सुनते थे? नहीं सर, घर आने के बाद। घर आने के बाद, लेकिन कंसिस्टेंट टाइम जो हाँ, टाइम फिक्स करके। हो लाइव क्लासेस थे तो वही टाइम पे हर दिन। अच्छा, वो टाइम मैनेज आपको करना पड़ा। हाँ yes। ओके। अच्छा, आपने तो बोला कि ये एक बार आपको फेल्योर आया, yes। लेकिन दूसरी बार आपको फ़ायदा हुआ, और इसके अलावा भी कुछ सेटबैक या फेल्योर हुआ था? सेटबैक्स नॉट एज सच, वो मेरा वही था, मैथ्स में वीक था मैं। अच्छा, बस उतना ही था। हाँ। अभी जो नई जनरेशन है इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन स्टडी में हेल्प करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? तो डिपेंड करता है यूज़र पे। अच्छा। वो अगर सही से यूज़ किया तो बहुत हेल्पफुल है। अच्छा। तो मतलब बहुत रिसोर्सेज है उसमें, तो सब हमारे इजीली फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होते हैं। पर वही है कि उसमें फिर और ऐप्स है वो है, तो डिस्ट्रैक्शन के भी प्रोन हो सकता है एक चाइल्ड। तो आपने क्या किया? मैंने सर मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, गेम्स नहीं था, तो फ़ोन पे जस्ट जो एसेंशियल ऐप्स है वही थे। ओके। तो इसीलिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ऐसा हुआ नहीं था। नो सोशल मीडिया एप्स इन योर फोन? नेवर नेवर एवर, अभी भी नहीं हूँ मैं कोई सोशल मीडिया पे। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आते हैं? डिस्ट्रैक्शंस अभी कोई चाइल्ड अगर एक्टिव है तो स्पोर्ट्स भी कैसा वो बैलेंस करना आना चाहिए। जब मैं बहुत एक्टिव था स्पोर्ट्स में, तब स्पोर्ट्स डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स का बैलेंस होना चाहिए। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा फोकस एक साइड में गया तो फिर इट कैन प्रूव एज अ डिस्ट्रैक्शन। ओके। और वो बैलेंस करके, और उसके साथ और ऐसा कुछ नहीं था। फिर फ्रेंड्स के साथ जो प्लानिंग मीटअप्स जो है वो थोड़ा ऐसा बैलेंस अप्रोच में कि हमेशा उनके बंद साथ तो नहीं बाहर किया, लेकिन बंद तो नहीं किया। हाँ, बंद नहीं किया। अच्छा, बंद का नतीजा भी तो ठीक नहीं होता है। yes, लेकिन मैनेजमेंट होना चाहिए। यस। तो टाइम का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस वाले फैक्टर है उनका भी बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस होना चाहिए। ओके। अच्छा, ये जो आपका एनडीए के एग्ज़ाम में जो सक्सेस है, इसमें किस किस का हाथ है? तो किस किस का हाथ है बोला तो ऐसा एक बार में बोलने थे नहीं, जितने बहुत सारे लोग बोल हैं। दो, जो भी है पहला सारे तो बोल दो। सर ये जो LWS का कॉल आया था मेरे को ऑफलाइन का, अच्छा। दैट वाज अ ब्लेसिंग कि मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स किया था। तो मेरे को रैंडमली एक दिन उनका कॉल आया कि हमने इधर एक ब्रांच खोला है पुणे में। अच्छा। और उस टाइम पे आई वाज ऑन अ सर्च फॉर क्लासेस मॉक लिखने के लिए। अच्छा। बोर्ड के दौरान था वो, बोर्ड एग्जाम्स के। तो ये पहला तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग था। फिर LWS के सारे सर्स और विलास सर ने बहुत इमेंसली मदद किया। ओके। फिर उसके बाद सर मेरे फैमिली मेम्बर्स का जो सपोर्ट था बहुत एसेंशियल था। पेरेंट्स ने हमेशा गाइड किया उधर को, और जो अपब्रिंगिंग का स्टाइल है तो वो भी बहुत परफेक्ट था ऐसे महत्व रखता है अपब्रिंगिंग का। यस सर। SSB में इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। वो था। उसके बाद मोस्टली आफ्टर रिटर्न में मेरे जो क्लासमेट्स थे हमने भी एक साथ पढ़ाई किया था, तो उनके थ्रू भी मेरा जो वीक सेक्शन था वो उन्होंने हेल्प किया मेरे को स्ट्रॉन्ग करने में।
और हमने एक दूसरे को ऐसा मदद किया, तो उनका भी एक बड़ा हाथ है उसमें। तो सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप स्टडी यू कैन से। या ग्रुप स्टडी, हम लोग इधर से घर जाने के बाद भी ऑनलाइन कॉल करके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे रात तक, तो वो भी बहुत बड़ा एक हेल्प था। फिर उसके बाद फॉर एसएसबी बहुत लोग हैं, आई मीन पापा के कुछ कोलीग्स थे जिन्होंने एडवाइस किया था, मदद किया था। और फिर उसके बाद जो एसएसबी का ट्रेनिंग था, विकास यादव सर ने जो दिल्ली में सिखाया वो बहुत यूज़फुल था। उधर के सारे मेरे क्लासमेट्स और सारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो सब बहुत ऐसे बड़ा हाथ है उनका। और आफ्टर एसएसबी भी बहुत लोगों का कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी रिसेंटली मेरे को मेडिकल में टिया मिला था। अच्छा। तो उसमें भी मेरे जो कुछ मैं जिम लगाया था, मैंने ओवरवेट का टिया था मेरे को, तो उधर मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने बहुत मदद किया था। कितना वेट आया था? मेरा 12 किलोज ओवरवेट था उस टाइम। 12 किलोज? यस। और कितने दिनों में कम किया? मैंने 28 या 29 डेज के आसपास 14 किलोज कम किया था ऑन तो स्केल। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, यस। अच्छा, कहाँ खा लिया था इतना? कैसे? इतना कहाँ खा लिया था? 12 किलो ओवरवेट हो गए थे। वो बहुत टाइम से था, वो घटाना भी था, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है तो तब कर लिया फिर। अच्छा। अच्छा, ये आपने अपब्रिंगिंग का बात किया घर में, तो ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चा कोई माँ बाप का कंटिन्यूस सुनेगा ही सुनेगा, कभी नहीं सुना ऐसा भी होता था? यस। तो कभी डांट भी पड़ती थी घर में से? हाँ सर। क्या हुआ था? कब कुछ याद है या कुछ बता सकते? ऐसे ही है सर, ये टाइम मैनेजमेंट का इधर उधर होता था कि मैं खेलने ज़्यादा चले जाता था, या तो इस टाइम पे जो उस टाइम पे करना चाहिए वो किए बिना कुछ और करता था। अच्छा। तो उस टाइम पे थोड़ा टोकते थे, हमेशा डांट मिलता था। यस। अच्छा, पीटते वटते नहीं थे? पीटते मतलब बहुत छोटे में था, पीटते नहीं थे ऐसे, थोड़ा सा वो बहुत छोटे में बंद हो गया था। पर गिन गिन के पीटते थे? कौन पीटता था, मम्मी या पापा? कोई भी? हाँ, रैंडमली जैसा हो सिचुएशन के ऊपर कौन है वैसा। अच्छा, घर में कभी झगड़ा किया है? हुआ ऐसा होता है ऐसा कभी कभी। छोटा या बड़ा? छोटा, ऐसा बड़ा कुछ बड़ा झगड़ा नहीं किया? ओके। अच्छा, आपके जो दोस्त थे उन्होंने पर्टिकुलरली क्या क्या हेल्प किया आपको स्टडी में, कैसे कैसे किया? तो अभी मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो लोग सब अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ नीट कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तो मतलब उनके साथ वो जो कोऑपरेशन था कि हम इस टाइम पे, उन्होंने जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। अच्छा, कौन सा खेल खेलते थे? मैं बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा। तो वैसा बास्केटबॉल में जब खेलने का था तो मेरे टाइम के हिसाब से मैं जब फ्री रहता था तो वो लोग भी कोऑपरेट करके हम लोग हर वीक में 2 दिन सैटरडे संडे ऐसा एम करके उतना खेलेंगे हम लोग कि बाकी दिन पढ़ाई में बिजी है। मतलब पढ़ाई भी गिन के किया, खेलना भी गिन के किया? यस सर। तो बैलेंस, फिर से हम लोग बैलेंस पे आ गए। और जो कोचिंग के बच्चे थे मेरे साथ, मेरे क्लासमेट से, मेरे बैच में, उन्होंने तो मतलब उनके साथ ही पढ़ रहा था मैं, जो इधर भी एक साथ पढ़ते थे हम लोग, डाउट्स सब होता था इधर। और घर जाने के बाद भी हमारा कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहता था, हम लोग वीडियो कॉल पे बैठ जाते थे और पूरा दिन हम जो पेपर दिया, मॉक दिया, एनालाइज करते थे और फिर जो PYQs है लगाते थे एक साथ। तो हम 3 लोग थे मेजरली जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए थे, तो हम लोग सब एक दूसरे को पुश करते थे। तो हम कोई एक टायर्ड हो गया तो और 2 रहेंगे तो उनके साथ कोप अप करने के लिए तीसरा वाला भी और मेहनत डालता है। तो ऐसा हम हर दिन डेली का था हमारा। अच्छा, जैसा खो खो में खेलते हैं किसी को हेल्प करते हैं वैसा ही? हाँ, काइंड ऑफ। गुड। अच्छा, ये जो पढ़ाई है पढ़ाई तो करना पड़ेगा या बहुत करना पड़ता है? लोग बोलते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। तो इस पढ़ाई के लिए आपने कुछ छोड़ा था क्या? जैसा कि मूवी देखना है, खेलना है, होटल, जो भी कुछ आपने क्या क्या छोड़ा था? ओके सर, छोड़ा ऐसा कुछ नहीं था, सब कंट्रोल में रखा था। अच्छा, छोड़ा कुछ भी नहीं आपने? नहीं, ऐसा मैं इतना बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस कुछ थे नहीं मेरे को पहले कि मैं छोड़ना पड़ा। मैं जो भी कर रहा था थोड़ा मॉडरेशन में ही मेंटेन करने का, बिलो मॉडरेशन में। सो दैट इज़ द की, दैट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपको पहली बार पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या मैं रिकमेंड हुआ हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? सर पहला तो उधर का सीन कैसा था, वो जो हमारे ऑफिसर थे वो रैंडमली नेम्स कॉल आउट करते हैं। तो उन्होंने हमें कॉल आउट करने से पहले, रेकमेंड कैंडिडेट्स का कॉल करने से पहले
उन्होंने पूछा था कि मैं ऑर्डर में करूँ या रैंडमली करूँ। ओके तो सबने वो थोड़ा एंग्शियसनेस स्किप करने के लिए सब बोले ऑर्डर में कर लो। ओके तो वैसा चल रहा था। तो पहले के 7-8 हो गए, तो उसमें से ही 6 रेकमेंड हो गए थे। तो 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया था। तो सर बोले मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मैं अभी रैंडम करता हूँ। तो उन्होंने रैंडमली कॉल किया। फिर वो एंग्शियसनेस फील हुआ था कि अभी वो डिसाइडिंग मोमेंट था। हो रहा नहीं हो रहा, हाँ, हो रहा नहीं हो रहा, कब continuously कब चल होगा। रहा था। तो फिर उन्होंने कॉल आउट किया, नाम चेस नंबर कॉल आउट किया था उन्होंने। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि तुम अपने चेस नंबर के जब कॉल आउट होएगा तो अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम बोलो। ओके तो जब कॉल आउट हुआ था मैं खुद भी इतना इसमें वो एक Sure नहीं था। हैप्पीनेस, हाँ श्योर था या श्योर नहीं था? श्योर मतलब मैं एक शॉक में ही था। वो हैप्पीनेस का एक बड़ा स्पर्ट आया था, तो मैं भी थोड़ा इधर शॉक में ही था। तो मेरा भी वो बोलने का गलत हो गया था, नाम बोल के मैं रुक गया। फिर बोले अरे डेट ऑफ बर्थ कौन बोलेगा, तो फिर वो बोल के फिर उन्होंने बाहर भेजा। फिर बाहर जाके थोड़ा रियलाइजेशन सेट इन हुआ कि हो गए रेकमेंड। मैं ही वो प्रणव विजू हूँ कि जिसका सिलेक्शन अभी हो रहा है। अच्छा, मम्मी पापा को कब बताया था? मम्मी पापा सर एक्चुअली वो रेकमेंड होने के बाद बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस थे। तो हमें नॉर्मली लिबर्टी का टाइम मिलता है 3 to 6, मतलब 5वें दिन की शाम। हाँ। ओके पर वो उस दिन ऐसा हो गया था कि डॉक्यूमेंटेशन था, तो हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। और फिर लास्ट में वो 6 बजने के पहले हमें फ़ोन सबमिट करना रहता है। उस टाइम पे हम अंदर लिख रहे थे डॉक्यूमेंट्स पे। तो उन्होंने बोला जल्दी 5 मिनट में बता के आओ घर पे कि तुम रखा। हाँ सर, वही उतना ही टाइम था हमें। अच्छा तो पापा उस टाइम पे वाइजैग में थे, तो उन्होंने एक लॉज लिया था, तो वो उधर रुके थे गेट के बाहर। तो उनको फिर बोला था, फिर जल्दी से घर पे कॉल किया 5 मिनट में, मम्मी को बताया। फिर वो सबमिट करके हम वापस तुरंत भाग गए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके पहले कभी भी इतना अर्जेंट और इतने कम टाइम में कॉल किया था? नहीं सर, हमेशा टाइम रहता था, बात करते थे। कितना भी फ्री टाइम रहता था, गिन के बात किया आगे, और जितना ज़रूरी है उतना ही बात किया। हाँ। अच्छा, और वहाँ से घर पे आने के बाद? घर पे आने के बाद से मतलब फिर तो फ्री थे सब लोग, बहुत टाइम हो गया था देख के। सबसे तो बहुत बात हुआ था। सबसे पहले किसको मिले घर पे आने के बाद? सर घर पे मेरे को एयरपोर्ट पे पिकअप करने पापा आए थे, तो पहले तो उनसे ही बात हुआ था। फिर मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आया था, मैं घर पे 5 को आया था फ्लाइट के टाइम के हिसाब से। जैसे मम्मी उठ के बैठी थी तो मम्मी पहले मिली। ओह, बहुत खुश हो गए। बहुत। प्रणव, ये इंडिया से इतने बच्चे बैठते हैं और इतने कम सिलेक्ट होते हैं, तो लोग कहते हैं या बच्चे कहते हैं ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। तो इस टफ एग्ज़ाम में अपीयर होने के पहले या अपीयर होने के बाद में भी आपके मन में कुछ डाउट था? कोई चीज़ टफ लग रही थी कि इसमें से कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ होगा आपके लिए? टफ ऐसा सर रिटर्न को कंसिडर करके मेरे को पता था मैं कर सकता हूँ। उसमें मेरे को बैलेंस चाहिए था, वो एक बैलेंस आना था सब्जेक्ट्स के टाइम में। वही फर्स्ट अटेम्प्ट में वही गलती हो गई थी, मैंने गैट को बहुत टाइम दिया और मैथ्स को कम दिया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सीख गया पहले से। हाँ, तो वो मैथ्स में बस उतना ही थोड़ा एक इशू था, बाकी नॉट एज सच। रिटर्न में सब इजी था। फिर बाकी पोर्शन बस एक वास्ट पोर्शन है, तो उसको बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि कैसे, और रादर देन मेमोराइजिंग उसको अंडरस्टैंड करके तुम ज़्यादा जितना रीड थ्रू करोगे उतना वो यूज़फुल रहता है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रोट लर्निंग। यस सर। और एसएसबी को सर ऐसा कोई टेंशन नहीं था, बस वही था कि मतलब उधर जाके लास्ट मोमेंट पे ऐसा चोकअप नहीं होना कि फियर आया, कॉन्फिडेंस में लो हो गए, बस वही था एक फियर। नहीं तो बाकी सब वही, क्योंकि उधर प्रेशर बहुत रहता है पूरे टाइम पे। प्रेशर था? यस सर। फियर नहीं थी? फियर, हाँ, बस वही था, डर था कि प्रेशर के कारण उधर फियर नहीं होना चाहिए। तो जब आपका प्रिपरेशन चल रहा था तो आपका ऑन एन एवरेज डे का जो रूटीन था वो बताइए कि 24 आवर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कब पढ़ाई करते थे, कब कॉलेज जाते थे, कब खेलते थे, कब एक्सरसाइज करते थे और सोशलाइजिंग कब करते थे? 24 आवर्स का ओवरव्यू बताइए ज़रा। सर तो अभी वीकडेज से चालू किया, तो मेरा कॉलेज रहता था हमेशा फ्रॉम 7 to 2। तो वैसा मैं सुबह निकलता था 6:30 घर से। तो 6:30 जब निकलते थे तो उठते कब थे? उठता सर 5:35, डिपेंड्स कैसा है, तो ऐसा 5:30 या 5 को उठ जाता था मैं। ओके।
तो फिर वो फ्रेश अप होके रेडी होके कॉलेज को निकल जाता था 6:30 को। और सुबह कुछ एक्सरसाइज होता था थोड़ा बहुत? सुबह से टाइम नहीं मिलता था तो बस वो रेडी होके जाता था कॉलेज। फिर घर आने के बाद फिर शाम को ऐसा एक्सरसाइज का एक टाइम रहता था। फिर से बताइए कि 5:30 बजे उठते थे? यस सर। और कॉलेज 6:30 को निकलता था कॉलेज के 6:30 लिए। को घर से निकल जाते थे? यस सर। ओके, कॉलेज कब पहुंचते थे? 7 कॉलेज एक 6:45 के अराउंड 6:45 6:50 को। ओके, और 7 को चालू हो जाता था। अच्छा, उधर से लेके 1:50 तक कॉलेज का टाइम था। ओके, तो 2 बजे फिर थोड़ा ऐसा 10 मिनट इधर उधर होके 2 बजे निकल जाते थे उधर कॉलेज से घर को। और ब्रेकफास्ट कब करते थे? ब्रेकफास्ट सुबह ही बिफोर लिविंग में जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकलता था। और लंच? लंच कॉलेज में ब्रेक रहता था अच्छा, तो तब करता, और आने के बाद एक लाइट स्नैक रहता था, इवनिंग स्नैक जैसा। तो मतलब घर से लंच लेके जाते थे? हाँ, ब्रेक के लिए। ओके, यस सर। अच्छा, 2 बजे के बाद में क्या करते थे फिर? 2 बजे के बाद फिर घर आके पहला तो फ्रेशन अप होता था, थोड़ा देर बैठता था मैं, फिर वो जैसे बोले इवनिंग स्नैक होता था तो चाय और वो थोड़ा, तो तब मम्मी पापा के साथ जब जो है घर पे फिर उनके साथ बात कर रहा था, जस्ट थोड़ा एक ब्रेक मिलने के लिए। उसके बाद फिर मेरे क्लासेस चालू हो जाते थे 4 तक, जो ऑनलाइन क्लासेस थे। तो फिर क्लासेस चलता था अराउंड 8:30-9 तक जब मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था। फिर बीच में उसमें ब्रेक्स रहते थे ऐसे 15 मिनट या 20 मिनट्स का। उसमें थोड़ा जस्ट घर पे अराउंड घूमता था, सबसे आप एक बार बात करता था, तो वैसा होता था। तो ये जब प्रिपेयर कर रहा था ऑनलाइन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तब ऐसा था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने क्लासेस नहीं लगाए थे तो मैं घर पे ही प्रिपेयर कर रहा था। तो फिर कॉलेज से आके से पढ़ने थोड़ी देर में ऐसा रिलैक्सेशन के बाद पढ़ने बैठ जाता था वो। यस सर। फिर वो होता था मेरा अराउंड 6 तक करता था मैं। फिर नीचे आता था थोड़ा एक ब्रेक के लिए, और उसके साथ ही फिर एक वर्कआउट का मैं कंसिस्टेंट नहीं था वो, मैं ट्राई करता था एवरीडे एक 1 आवर का एक छोटा वर्कआउट जैसा कर लो। तो वैसा था। और मेरे स्पोर्ट्स और ये लीजर तो सब कॉलेज में स्पोर्ट्स का रहता था तो वैसे उधर ही हो जाता था। अच्छा, 2 बजे के बीच में हो? हाँ, सुबह से 2 बजे तक Yes, जब sir. कॉलेज में थे तो जब तक उनका खेलना हो जाता हर दिन हमारा स्पोर्ट्स का टाइम रहता था तो वैसे हम लोग खेल लेते थे। और सोशलाइजिंग फिर अभी जैसे डिनर हो जाता था तो फिर कभी कभी मेरा दोस्त जो है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वेदांत बहिरट, तो वो मेरे जस्ट घर के 1 लेन दूर रहता है। क्या नाम बताया आपने? वेदांत बहिरट। वेदांत बहिरट? यस सर। वो क्या करते? वो अभी सर उसने बीटेक के लिए एडमिशन लिया फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मॉडर्न में। अच्छा, यस सर। तो वो मेरे साथ कॉलेज भी वही आता जाता था। और वैसे ही सोशल तो रात को हम लोग थोड़ा एक डिनर के बाद वॉक को निकल जाते थे। और उधर और 2-3 दोस्त हैं जो पास में ही रहते, तो वो भी आके जस्ट एक वॉक को निकल जाते थे हम लोग। अच्छा, तो जो आपके दोस्त थे उसमें से किसी ने इंडिया के लिए अप्लाई किया था? मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड के ग्रुप थे उसमें से कोई नहीं था। कोई नहीं था? यस सर। बस क्लासमेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, तो डिनर कब होता था? डिनर सर अराउंड 8:39 को हो जाता था डिनर। अच्छा, और उसके बाद में? उसके बाद सर थोड़ा वॉक को निकलता था। ओके, वो के आने के बाद एक 10 तक आ जाता था। फिर जब सोने के पहले मेरा एक हैबिट था कि जो मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है वो एक बार पढ़ के सो लो। ओके, तो वैसा वो एक बार रीड थ्रू कर देता था चैप्टर वाइज, वो एक रीड थ्रू करके फिर सोता था मैं। अच्छा, एक 10:30-11 तक सो जाता था डेली। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज 24 आवर्स का हम लोग अगर एनालाइज करें तो स्कूल में सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, यस सर। और सेल्फ स्टडी में कितना टाइम जाता था? अप्रोक्सीमेट 3 to 6 जैसा 3 घंटा। 3 से फिर 6 वो- तक, कम ज़्यादा करके? हाँ, फिर उसके बाद वो थोड़ा एक ब्रेक लेके वर्कआउट किया, फिर थोड़ा डिनर तक जैसा टाइम परमिट कर रहा है वैसा PYQs या वैसा करता था। और 1 घंटा 1.5 आवर। ओके, बहुत अच्छा किया आपने जो आपका मेंटेन किया था। और ये तो हो गया वीकडेज का शेड्यूल। यस सर। संडे सैटरडे का क्या था? संडे सैटरडे सर अभी खेलना तो हमारा कॉलेज में होता, पर फिर वो जस्ट कॉलेज मेट्स के बीच होता। फिर जो पुराने स्कूल मेट्स थे तो उनके सोशलाइजिंग और खेलना दोनों एक साथ होता था। तो हम लोग ट्राई करते थे अर्ली मॉर्निंग जाने का। अच्छा, मतलब वो गली नुक्कड़ वाली बात, चलो निकलते ही खेलने को। हाँ, हम लोग फिर प्लान ऑर्गेनाइज रहते हैं कि हर वीकेंड इस टाइम पे आएंगे। अर्ली मॉर्निंग आते थे हम लोग 6:30 या 7 को ग्राउंड पे। 6:30 पे आ जाते थे सब लोग? हाँ सर, वो सब खेलने के बहुत फ्रीक्स थे सब लोग, तो सब पहुँच जाते थे। कोई मिस नहीं करता होगा? नहीं, वो लेट होते 2-3 लोग, पर वो हमेशा का रहता है।
तो वैसा आ जाते, तो हम अर्ली जाते थे क्योंकि फिर पढ़ाई के रास्ते में नहीं आएगा किसी का। तो संडेज तो मिलते ही थे, संडेज सुबह, फिर सैटरडे किसी का क्लास है, एक्स्ट्रा क्लासेस या पढ़ाई है, उसके हिसाब से डिपेंड करता था। कभी कभी छुट्टी में संडे सैटरडे बाहर भी जाते थे कहीं घूमने को? बाहर सर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं जाते थे, पर फैमिली के साथ जाता था अच्छा। ओकेजनली। पापा को अच्छा लगता है रिलेटिव्स फ्रेंड्स को सब वो टच में मेंटेन करना, तो इसीलिए फिर उनके साथ होता था सैटरडे संडे या कभी। शादी या फंक्शन या बर्थडे या कुछ हाँ, भी होता है। ओकेजन है तो जाते हैं रिश्तेदारों के पास में, दोस्तों के पास में, Yes, वो sir. भी अच्छा लगता है, तो अच्छा है। फ्रेश हो जाता है। हाँ, एक ब्रेक मिल जाता है नॉर्मल रूटीन से जो रहता है। पढ़ाई 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 बोले और भी कुछ दूसरा होता है। गुड। तो जो बच्चे आपको सुन रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान देना चाहिए या बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए या खेलने पर ध्यान देना चाहिए, क्या बोलोगे? सर डेफिनेटली बैलेंस पे, क्योंकि वो कैसा है, अभी एकेडमिक्स विल हेल्प यू इन रिटन, पर स्पोर्ट्स और जो सोशलाइजिंग है विल हेल्प यू इन एसएसबी। मतलब दोनों ज़रूरी है, दोनों कोई ज़रूरी छोड़ना है, नहीं है नहीं। और कोई अति नहीं करना है। हाँ, क्योंकि सर रिटर्न के बाद भी बहुत टाइम नहीं मिलता एसएसबी को कि उस टाइम पे सब कवर अप कर ले जो लॉस हुआ था, तो वो पहले से ही जब प्रिपरेशन चल रहा है मेंटेन करके गए तो आसान रहता है। ओके। जब इंडिया का जो मेन होता है उसमें होता है कि मैथ का ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंस, सही ना? यस सर। तो एक मैथ हो गया, एक गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया, तो ये दोनों के पढ़ाई में क्या फ़र्क है? सब मैथ्स बेसिकली तुम थियरी पे चिपके रहोगे तो नहीं होएगा, तुम्हें बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लेके सॉल्व करते जाना है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। Yes, एंड देन practice. स्पीड। मॉक्स भी टाइम रख के तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कैसे? टाइमर लगा के। टाइमर लगा के? हाँ। क्या टाइमर लगाते थे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे? वैसा ऐसा वीकेंड्स को जनरली मैं ट्राई करता था मॉक दो, तो ऐसा 2.5 आवर का टाइम रख के मैथ्स का एक मतलब क्वेश्चन जो पेपर एक्चुअल एग्जाम का टाइम वैसे है ही उतना ही टाइम रेप्लिकेट और करके। वैसा ही करना है Yes, उसी sir. सिचुएशन में। तो वैसा था। कैट में मोर ऑफ रीडिंग है। जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ऑनलाइन क्लास से तब वो नोट डाउन किया था सब, तो वो एक पेन और पेपर का फील अच्छा रहता है, वो जल्दी इम्प्रिंट होता है माइंड पे, तो तब वो नोट डाउन किया था सब। उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस था जस्ट रीड करो, जब भी टाइम मिला रीड एक करो। बार सुनते हैं क्लास में या पढ़ते हैं और उसके जब खुद नोट बनाते हैं यस सर। तो ये 2 बार हो जाता है, और जब नोट खुद के पढ़ते हैं या रेफर करते हैं तो तीसरी बार हो जाता है। इस तरीके से वो अंदर चला जाता है, रिपीट हो जाता है। अभी पूरी मैथ और गैट के लिए आपने स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज़ किया? स्टडी मटेरियल्स पहले तो LWS जो प्रोवाइड कर रहा था तो उनके स्टडी नोट्स थे गैट के लिए मोस्टली। और मैथ्स जो वो लोग करते थे वो लाइव वैसे ही पढ़ता था। और फिर NCERT बुक्स है जो वो भी हेल्पफुल, उनका ही पोर्शन है, तो मतलब उनको भी पढ़ना है, एक क्विक रीड थ्रू देना है गैट के लिए सब। जब आप 11th और 12th में थे तो मैथ का तो पढ़ाई किया, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चे मैथ्स की पढ़ाई के लिए अर्लियर क्लासेस की जो NCERT की किताबें वो भी रेफ़र करते हैं, तो आपने भी किया था? मैंने सर ऐसा किया नहीं था, मैंने वो जो 11th एंड 12th का था वैसा NCERT के जो उनके फॉर्मूला शीट्स और ये सब फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए उधर से थोड़ा करता था मैं। मतलब 10th तक का आपका मैथ परफेक्ट था? हाँ, तो उधर आपको तक ज़रूरत अच्छा नहीं था। पड़ी? यस सर। तो लेकिन 11th और 12th का अच्छा से पढ़ाई कर ली? हाँ, तो मेरा मैथ्स हमेशा अच्छा था, पर वही था जो इंडिया में जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत डिमांड करता है, उधर लैक कर जाता तो था। ये स्किल चाहिए बच्चों को जिसको NDA की एग्ज़ाम देना है Yes, कि sir. मैथ के पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। यस और इसी की बदौलत आप आगे पढ़ सकते Yes, हो। sir. मतलब अगर आपको मैथ सिर्फ आना ही काफ़ी नहीं है, यस सर। सर्टन टाइम के अंदर ही आना काफ़ी है, ज़रूरी है। यस सर। विलास सर भी बोलते थे कि मैथ्स आना और वही मैथ्स इतने देर में करना बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें। हाँ, 120 क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। और 2.5 घंटे का ही होता है, तो हर क्वेश्चन के लिए इतने सेकंड्स होते हैं, तो वो सारा मैनेजमेंट आपने सीख लिया था। और 3 टाइप के क्वेश्चंस है, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से छोड़ने हैं उस पर वो थोड़ा लैक हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो फिर कवर अप किया सर के मदद से। ओके, तो सर का अच्छा गाइडेंस उसमें आपको यस सर, बहुत। टोटल आपको क्या लगता है कि आपने 120 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे?
मैंने सर उस टाइम पे मैं मोर ऑफ एक्यूरेसी पे जाता था। हाँ। तो मैंने उस टाइम पे 51 किया था आई थिंक। 51। तो 51 मल्टीप्लाइड जितने मार्क है तो उतने आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके Yes. हो सकते हैं। यस सर। यस। और गैट में क्या टैक्टिक थी? गैट में Trick है। सर वो जो मेरा जो Speed कैसा का? था स्पीड, गैट में टाइम बहुत रहता है, अच्छा, टाइम इज़ होता है। मोर देन इनफ। तो गैट में टैक्टिक वही था कि बस आराम से करो, कि काम माइंड से करो। जल्दी में किया तो उसमें वो गलती हो जाता है। भागा दौड़ी मत करो, जैसे हाँ, मैथ में लगाते yes, कि sir. चलो दौड़ो, ऐसा वो नहीं फैक्ट्स करते। मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसीलिए गैट में कामली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और मल्टीपल टाइम्स वो पूरा पेपर होने के बाद वापस एक और बार स्टार्ट से, कि जो क्वेश्चंस जो मार्क करके रखे हैं कि ये वापस एक बार रेफर करोगा, ओके। वो एक बार करने के लिए। मतलब मैथ का पेपर सॉल्व करने का और गैट का पेपर सॉल्व करने का जो पॉलिसी है, Yes, जो तरीका है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट है यस सर। अच्छा, वो ध्यान में बस रखना वही है चाहिए। कि मतलब तुम मार्क कर रहे हो क्वेश्चंस, वो एक सिमिलरिटी है कि मैथ्स में भी जो इजी क्वेश्चंस है पहले वो करता था, तो जो सबसे इजी लग रहे वो सॉल्व करता था, जो डिफिकल्ट या मॉडरेट हो मार्क करके रखता था कि सेकेंड राउंड में वापस रिविजिट मुझे करोगे। मैथ का पेपर अभी हाथ में मिला है आपके, तो बिल्कुल बारीकी से बताइए, छोटे छोटे स्टेप्स बताइए कि मैथ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके। चलो, आपके हाथ में अभी मैंने मैथ का पेपर दे दिया है, तो क्या करोगे? तो पहला तो मैं जस्ट जल्दी एक रीड थ्रू दूंगा, कहाँ क्या टाइप के क्वेश्चंस है, टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे एक बार जानने के लिए। तो वो पूरा एक पेपर पलट के एक बार पूरा पेपर देख लूँगा। अच्छा, उसमें कितना टाइम जाता है? उसमें सर हार्डली एक 3-4 मिनट, 5 मिनट स्टार्ट का उधर मतलब लग ये सकता है। 4 से 5 मिनट का जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यस फंडामेंटल सर, है। क्योंकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो कहाँ पे हमें पता चलता है, तो हम पहले वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। तो वैसा तो वो होता था पहला। फिर मैंने मेरे अटेम्प्ट्स को ऐसे 3 राउंड्स में डिवाइड किए थे। तो फर्स्ट राउंड सारे जो पेपर में इजी क्वेश्चंस है वैसे थे। तो जो पेपर स्टार्ट से लेता हो, या तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उधर पे जाके इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, और जो मॉडरेट वाले थे मार्क करके रखता था। तो वो होता था, और फिर मैं वो एक फर्स्ट राउंड पूरा पेपर वैसा हो जाता था। बस यही था। फिर कभी कभी ऐसे होते एक रो में 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं, तो मोरल डाउन होने का भी चांस रहता है, और वो बहुत इफेक्ट करता है हमारा परफॉर्मेंस। तो फिर मैं करता था, मैं पूरा रफल कर पीछे से चालू कर देता था। तो ऐसा आगे पीछे करके पूरा पेपर फर्स्ट राउंड में कवर कर देता था। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड जो मॉडरेट मेरे को पता है जो क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़े लेंदी है, थोड़े टाइम लगाएंगे, वैसे क्वेश्चंस मैं सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करता था। और वो वैसे करके फिर लास्ट में जो एक्सेस टाइम है, जैसे पहले 2 घंटे मैं मेरे लिए एक एम सेट करता था कि 2.5 आवर्स का पेपर है, तो फर्स्ट 1 आवर में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए, सेकेंड 1 आवर में इतने, और जो लास्ट 30 मिनट्स है वो ऐसे चेरी ऑन टॉप, जैसे जो मेरे को लग रहा है डिफिकल्ट है, बोनस मिल गया। बोनस, यस सर। तो वैसा अटेम्प्ट करना है जो डिफिकल्ट वाले छोड़े थे। अच्छा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। यस सर। अच्छा, तो 2.5 घंटे से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो गया था। एक सेफ स्कोर Safe. जितना हो गया था। कितने मिनट बचे थे? लास्ट में मेरा 20 या 15 मिनट्स तक मेरा हो गया था, जितना मेरे को एक ये था कि इतना करना चाहिए। अच्छा, अंदर से कुछ रिलैक्सेशन महसूस हुआ हाँ होगा। यस सर। तो फिर उसके बाद में फिर से एक एनर्जी आई होगी कि नहीं, Yes, मैं भी sir. चेक करता हूँ वापस, कुछ और भी इम्प्रूव वही। कर सकते हैं क्या, तो और वैसे कुछ ही- छोड़ सकते हैं क्या? यस सर। टफ वाले फिर तब अटेम्प्ट किए थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो तब अटेम्प्ट किया था। मेंटल ब्रेक लेके कुछ Yes, मिनट sir. का। यस सर, एक 1-2 मिनट्स का एक के साथ जस्ट एक पॉज लेके फिर चालू कर दिया। तो 1 मिनट का भी ब्रेक हो सकता है, ये हमको जब एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है कि हाँ, 1 मिनट का भी ब्रेक बहुत अच्छा होता है, यस सर, या ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता या है। इफेक्टिव होता है। अच्छा, और गैट में? गैट में सर टाइम बहुत था, तो मैं बस ऐसा टाइम डिवाइड करके नहीं रखा था, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन। अच्छा। बस मैं जैसे ऑर्डर में था वो सॉल्व करते गया था। मैं कॉन्स्टेंट टाइम चेक कर रहा था कि मेरा बस यही था कि जो ज़्यादा भी आराम से नहीं होना चाहिए, तो एक बेसलाइन सेट किया था, तो वो बस अचीव करना था। वो एक बार हो गया, फिर कंटिन्यूस यही था कि पलट के स्टार्ट से कौन से क्वेश्चन छोड़े वो अभी याद आ रहे हैं, फैक्ट्स अभी पॉपअप हो रहे, तो वैसा सॉल्व करता था। और अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है लेकिन मॉक में प्रैक्टिस नहीं करता है, यस सर। तो क्या होगा उसका? सर वो थोड़ा टफ ही होता है वो निकलना, क्योंकि मॉक का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स में। गैट में टाइम ज़्यादा रहता है तो वो हो जाता है, पर मैथ्स में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे टॉपिक्स जंबल्ड आते हैं, और इतना
टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब तो जिस फर्क सीक्वेंस से पड़ता है। टॉपिक है किताब Yes, sir. में, उस सीक्वेंस से नहीं, क्वेश्चंस sir. नहीं आते, वही। तो आगे पीछे मिक्स रैंडम कैसे भी आ सकते Yes, हैं। sir. अच्छा, हमें आदत रहता है कि हम एक टॉपिक लिया और उसका पढ़े क्या, हाँ। तो जनरली टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। Okay. तो पेपर में वो भी एक बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि एक टॉपिक का क्वेश्चन इधर, फिर दूसरा, सब जम्बल रहता मतलब था। जो हम लोग स्कूल में फर्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं, वो बीच में भी आ सकता है, हाँ, आखिरी में भी आ yes, sir. सकता है, कोई किसी को पता नहीं होता है। तो वो कंटिन्यूसली स्विच अप करना पड़ता है, ये चैप्टर से वापस इधर का सोचो, अगला चैप्टर, तो उसका एक टेंशन रहता है वो भी एक constantly. स्किल है और वो मॉक की प्रैक्टिस से ही आएगा। Yes, sir. अच्छा, आपने कितने मॉक पेपर सॉल्व किए थे? तो जो लास्ट का 1 मंथ था, इधर इन क्लास हम लोग एवरीडे करते थे, तो वैसा मेरा 15 मॉक पेपर्स हमने किए थे इधर। अच्छा, फिर घर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर दिन ऑलमोस्ट 2 दिन में एक पूरा सॉल्व करने को ट्राई करते थे। तो ऑन होल मैंने किया था 25-30 उसके बीच में 30 मॉक्स हो गए थे। यस सर। तो धीरे 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 जो टाइम मैनेजमेंट का है Yes, sir. वो इम्प्रूवमेंट हो गया बहुत। और जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं वो ढूंढने का भी एक प्रैक्टिस हो गया। Yes, sir. और उसी के बाद में आपको जो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम निकला है। यस सर। और जो पहले में नहीं होता उसमें से इसी में से कुछ तो कम हो गया होगा, इसीलिए आपका पहला एग्ज़ाम Yes, sir. नहीं निकला था। Good. तो वही है कि हमें समझना है हम कहाँ पे लैक हुए। तो मेरे को समझ गया था कि मैंने मॉक कम किया है मैथ्स का, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मेरे को वही मेन फोकस था। अच्छा, ये जो गैट और मैथ है, इसके साथ साथ में एक और भी चैप्टर है कि जो लोगों को बहुत डर लगता है, वो है करंट अफेयर्स। Yes, इसका क्या मामला है, ज़रा बताइए, क्या होता है करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स 2 तरीके हैं। कुछ लोग पूरा हर दिन एवरीडे न्यूज़पेपर रेफर करते हैं, लिख के रखते हैं, और कुछ रहते हैं जो लास्ट में थोड़े लास्ट टाइम पे कैचअप कर लेते हैं उस पर। तो मेरे को कॉलेज सब था, तो मेरे को हर दिन वैसा टाइम नहीं रहता, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहता था। ओके। तो मैंने मेजरली लास्ट के 1 मंथ में सुमित सर का भी एक वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, तो लास्ट के 1 मंथ में मैंने 3-4 महीने के करंट अफेयर्स वैसे कवर किए थे फॉर रिटर्न। जब आप रिटर्न को गए उसके पहले के महीने के यस सर। करंट अफेयर्स? यस सर। अच्छा, वो आपने कवर किए थे। अच्छा, करंट अफेयर्स में क्या क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं? मेन सब्जेक्ट सर, एक तो जियोपॉलिटिक्स रहता है, जियोपॉलिटिक्स, और फिर हमारे नेशन के जो 5 ईयर प्लान्स है 5 ईयर प्लान, वो, और उसके साथ जो स्कीम्स नए लॉन्च कर रहा है गवर्नमेंट, वो सब, और फिर जो एक्सरसाइज होते हैं बिटवीन आवर नेशन एंड अदर नेशन। अच्छा, तो फ्रेंडली वो, नेशंस। यस सर, अच्छा वो मेन यही रहते थे करंट अफेयर के टॉपिक्स। अच्छा, तो हर साल तो ये बदलते रहेंगे, तो जो Yes, नए sir. एग्ज़ाम में बच्चे जाएंगे तो उन्होंने उनके जो टाइम पे करंट अफेयर्स आएंगे उन पर ध्यान देना चाहिए। यस सर। प्रणव, ये जो रिटर्न तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं यस सर। और एसएसबी में पहुंचते हैं, और एसएसबी के बारे में बहुत 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 कुछ लोग बोलते हैं। कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है, होता ही नहीं है, वो रिजेक्शन बोर्ड ही है, वो सिलेक्शन बोर्ड है नहीं है। तो ये क्या बात है? ये जो 5 दिन का होता है, इतना बड़ा सा इंटरव्यू, इतना बड़ा तो बहुत शायद कम लोगों का इंटरव्यू होता होगा कि जो 5 दिन चलता है। आपको 5 दिन लेके जाते हैं वहाँ, बिल्कुल अफसर जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, खाना पीना रहना सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना जो मिस्ट्री है उसके बारे में जरा बताइए, क्या होता है एसएसबी का इंटरव्यू? मतलब सर, एसएसबी का इंटरव्यू अभी जस्ट एक सिंपल, इसमें जस्ट एक पर्सनालिटी असेसमेंट है, जहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा प्रिपेयर करके या खुद को फेक नहीं कर सकते हो। जैसा है वैसे ही वो, बस वो एक सीरीज ऑफ टेस्ट है जहाँ पे तुम्हें परफॉर्म करके तुम्हारा पर्सनालिटी उनको मिल जाता है। ओके। तो वैसा अभी डे वाइज ब्रेक करेंगे उसको। तो फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ पे पूरे जो बच्चे आए रिपोर्टिंग के लिए उनका सबका वो एक, जैसे हमारा TAT रहता है, जैसे एक पिक्चर दिखाते हैं, वो पिक्चर पे उनको लिखने को बोलते हैं। 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर फ्लैश होता है, एक ब्लर्ड ब्लैक एंड वाइट इमेज है, उस पर फिर उनको एक कंस्ट्रक्टिव एक स्टोरी लिखने को बोलते हैं इन विदिन 4 मिनट्स। विदिन 4 मिनट आपको एक स्टोरी लिखना है। यस सर। तो ये जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री नहीं होके एक पर्सनालिटी टेस्ट है, इतना ही समझना काफ़ी है, उतना ही, इसके अलावा कुछ है नहीं। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, उसको हम ऐसा जैसा कुछ प्रिपेयर करके नहीं जा सकते कि वो बहुत बड़ा ऐसा
बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हमारे पर्सनालिटी में ऐसा, क्योंकि वो टेस्ट इतने मेटिकुलस है कि हम कुछ भी फेक करने को ट्राई करेंगे और वो पकड़ लेंगे उसको। तो इसीलिए तो जस्ट एक पर्सनालिटी टेस्ट है। वो इतने अनुभवी लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, उनके सामने आप क्या फेक करोगे? हाँ एग्जैक्टली सर, कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो ये आपका एसएसबी का जो एक्सपीरियंस है 5 दिन का, वो कैसा रहा? तो फर्स्ट डे पे सर, पहले तो हम जब आए थे कैंपस, हम एक बस में लेके आए थे, उनका खुद का बस। आपका कहाँ पर हुआ था ये? मेरा विशाखापट्टनम में हुआ था सर। अच्छा। तो उधर हमें बुलाया था उन्होंने, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में बुलाया था हमें पहला। अच्छा। तो 1 डे प्रीवियस उधर आए थे हम उस एरिया में, और उधर नाइट स्पेंड करिए। सुबह हमें 6:30 का रिपोर्टिंग था उधर। अच्छा। तो हम लोग 6:30 को उधर, बहुत सारे बच्चे आए थे, तो पहला ऐसा वही एक फैक्टर था, इंटिमिडेशन फैक्टर, कि इतने सारे बच्चे हैं एक ही बोर्ड में। अच्छा। तो वो बहुत सारे बच्चे सब फॉर्मल्स में ड्रेसअप होके आए हैं। तो वेट के फिर उनका बस आया, ट्रक आया, पूरा लगेज पहले तो ट्रक में लोड करके बस से लेके गए। ओके। वो जाते से ही पहला फिर हमें अपने चेस्ट नंबर्स अलॉट किए थे, गेट में एंटर होते थ्रू, और फ़ोन्स और ये सब लेके बाहर रख देते हैं। और फिर वैसे हम चेस्ट नंबर लेके गए अंदर, और पहले हमें मेस में जाके एक ब्रेकफास्ट करा उन्होंने, खाना खिलाया। यस सर, अच्छा ब्रेकफास्ट करके फिर ही उन्होंने चालू किया सब। ओके। तो हम हॉल में आए थे, उधर फिर पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो भी है वैसे चालू हुआ था। वो डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर जो है ऐसे पूरे सबको एक बड़े हॉल में बिठा के वो जो टेस्ट है चालू हुआ था। अच्छा। तो उसमें वही एक पिक्चर दिखाया, विद इन 4 मिनट्स उस पर एक स्टोरी लिखा। अच्छा। वो निकाल सबको बाहर भेजा हॉल के, और फिर उसके बाद ग्रुप्स में डिवाइड किया था उन्होंने चेस्ट नंबर्स में, 10 या 15 के हिसाब से वो डिवाइड करके फिर उन्हें हमें एक वेटिंग एरिया दिया था। तो सब उधर बैठे थे, ग्रुप्स को कॉल करके सब जाते थे। तो ऐसा एक एक होके सब गए, और फिर उधर ऑफिसर्स थे। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि कौन सा ऑफिसर क्या है, साइकोलॉजिकल असेसर है, G2, हमें कोई आइडिया नहीं था। कोई यूनिफॉर्म में नहीं होता? कोई नहीं सर, सब कैजुअल्स में है। अच्छा। सेमी फॉर्मल या कैजुअल्स में थे। तो हमें कोई आइडिया नहीं था। तो वैसे वो लोग बैठे थे, तो जिन्होंने हमारा लिया था वो थोड़े एक हायर बैकग्राउंड, एक स्टेज पे बैठे थे, और हमने एक सेमी सर्कल बना के हम 15 लोग थे। वैसा फिर हमारा जो नरेशन है, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन हुआ था स्क्रीन के लिए फर्स्ट डे में? यस सर। अच्छा। और वो हो गया कि उसके बाद फिर बहुत एक बड़ा टाइम था वेट का, वो हो गया। फिर हमें लंच था, तो उधर लंच के लिए वापस वो सबका बैच हुआ। फिर सब जाके एक साथ मेस में गए और लंच हो गया था। फिर बस एक लंबा टाइम था रिजल्ट्स के बीच, वो वेट का एक एंग्शियस पीरियड था। फिर वैसे ही वो हॉल में बुलाया, और रिकमेंडेशन के जैसे ही उन्होंने वैसे ही चेस्ट नंबर कॉल किया, और तुम्हारा नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो वो हो गया। तो एक बार वो कॉल आउट हो गया, तो फिर तुम्हें वो चेस्ट नंबर जो प्रीवियस चेस्ट नंबर है वो उतार के देके नया चेस्ट नंबर वो बाहर अलॉट करेंगे रूम हॉल के। तो वो उतार के उधर सबमिट करके सब हॉल के, फिर जो स्क्रीन इन हुए हैं उनको सबको जाके अपना लगेज ट्रक के अंदर से जाके लेने को बोला था। अच्छा। तो ऐसा जैसा जैसा लिस्ट आया वैसे वैसे बच्चे लाइनअप हुए, ट्रक से जाके अपना लगेज और सब लेके एक लाइन में खड़े हुए। फिर बस यही था, सैडनिंग पार्ट था कि हम एक ही दिन में हम लोग सब मिले थे बहुत लोगों को। तो हमने बात किया था, एक स्लाइट बॉन्डिंग भी हुआ था। पर जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए थे, तो जो स्क्रीनेंट थे वो एक साइड में थे, और हॉल बाकी जो बच्चे हैं उनको विदाउट एनी टाइम कुछ नहीं दिया था, उनको सीधा ट्रक पे जाने को बोला, लगेज लेके वो लोग सीधा गेट के बाहर गए थे। तो हमें उनसे एक बार कुछ बोलने को भी टाइम नहीं मिला था। हमारे दोस्त भी थे उसमें, नए लोग भी थे, पर फिर वो जस्ट ऐसे बिना मिले सीधा चले गए थे। ऐसे मिले और ऐसे बिछड़े। यस सर। तो आपने सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट किया? यस सर। उसके बाद में नाश्ता किया, और ये जो टेस्ट थी ये कब चालू हो गई? तो टेस्ट चालू हुआ था हमारा 8 या 8:30 के आसपास। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था उसके बीच? हाँ, ओके। वो डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाता है पहला वाला। ओके। और कई लोग हैं जो ये फर्स्ट डे है उसी को बोलते स्क्रीन आउट डे। क्या है, सही है कि स्क्रीन आउट डे ही होता है? वो होता है क्योंकि मेजर नंबर लोग वो फिल्टर सबसे फर्स्ट स्टेज पे बहुत लोगों को फिल्टर आउट कर देते हैं। फर्स्ट फिल्टर। यस सर। तो उसमें हमारे इसमें अभी 100 या 108 समथिंग बच्चों का रिपोर्टिंग था। उसमें से हम लोग 40 लोग स्क्रीन इन हुए। स्क्रीन? यस सर। बचे हुए स्क्रीन आउट हो गए। स्क्रीन आउट हो गए। तो अगर कोई बच्चा स्क्रीन आउट होता है और अगर अगली बार अपीयर होना चाहता है तो उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? उनके लिए एडवाइस सर कि जो
ट्राई करते हम खुद को फेक करने का, वो रोक के जैसा है जस्ट बी योरसेल्फ। और फिर डर नहीं, फियर नहीं होना चाहिए कि कोई जज करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑफिसर्स कि बच्चे क्या सोचेंगे। और ग्रुप में बोलने का जो शाइनेस और फियर रहता है वो बच्चों को होता है, तो मेजर रीजंस वही है। और उसके अलावा स्क्रीनिंग के अराउंड मिथ भी है कि लोग अभी जैसे 3 स्टेज है उसमें, तुम पहला तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि तुम वो इमेज पे एक स्टोरी लिख रहे हो, उस पर फिर तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स भी है जहाँ पे नरेशन हो रहा है, और टीम वर्किंग का भी ग्रुप डिस्कशन में। तो कुछ लोगों का कहना है कि बस वो तुम्हारा नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने मेरे कुछ बैचमेट्स थे मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, उन सब से सुना था, वो बोलते कि नरेशन बस इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते जीडी जो ग्रुप डिस्कशन में उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो भी अच्छा चांस है। पर मेन एडवाइस ये है कि तीनों मैटर करता है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे देखा था, मेरे दोस्त भी थे जो नरेशन बहुत अच्छा गया था, जीडी भी बहुत अच्छा था, पर उनका स्टोरी वॉज नॉट अप टू द मार्क, तो इसलिए स्क्रीन आउट हो गए थे। मतलब जैसा हमने मैथ और गेट के पेपर में देखा, या फिर स्टडी और स्पोर्ट्स में भी देखा कि बैलेंस जरूरी है। Yes, तो sir. यहाँ भी बैलेंस रखना जरूरी है Yes, sir. कि तीनों भी जो है, तो तीनों एस्पेक्ट हमको बैलेंस रखना चाहिए। Yes, कोई ज़्यादा कम नहीं करना नहीं, चाहिए, और बी नेचुरल। यस बी नेचुरल। तो ये जो है कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और स्टोरी टेलिंग, यस सर, ये पहले दिन ख़त्म हो जाता है। हो जाता है सर। यस अच्छा, उसमें से जो बच्चे बचते हैं फिर वो आगे, यस सर, फिर उसके बाद सर थोड़ा और डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर वापस ओके, वो चलता है, वो बहुत टाइम। तो उस दिन भी जैसे रिकमेंड जैसे हुए थे उस दिन भी ऐसे ही था, हम लोग घंटों के लिए वही एक हॉल में बैठे थे, तो पेरेंट्स को बोलने का तब भी वैसे ही उन्होंने दिया था, 5 मिनट जाके कॉल करो। उस दिन वो बोले थे कि तुम्हें आज टाइम नहीं मिलेगा, पर फिर हम लोग सारे स्टूडेंट्स बोले कि एक बार पेरेंट्स से बताना है, तो ना अलाउ किया, फिर 5 मिनट में बोल के आए थे हम। अच्छा, तो उस दिन फिर सर उसके बाद डे एंड हो जाता है, हमारा मस्टर होता है एक बिफोर डिनर उधर यूजुअली अर्ली हो जाता है, उस दिन आके पता चला टाइम और ये सब। फिर एक तो वो स्क्रीन के पहले वो ऑफिस से हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस वो सब देते हैं, पूरा एक ब्रीफिंग होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो वो होके फिर ये डॉक्यूमेंटेशन और फिर मस्टर होता है। तो मैं वापस तुम्हारा जो उधर एक ऑफिसर इंचार्ज है उधर, तो वो तुम्हें बताते हैं टाइमिंग और थोड़ा और फैमिली वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो मस्टर के बाद हमारा डिनर हो जाता था 6:30 या 7 तक। उसके बाद फिर वापस सबको फॉर्म्स दिए थे, तो सब एक रूम में सब बैठ के, और हमारा रिक्रिएशनल रूम था, सब लोग उधर बैठ के एक साथ फॉर्म भर रहे थे, फ़ोटो चिपकाना ये सब चल रहा था सबका। उधर एक टीवी भी था, तो टीवी में गाने लगा के सब लोग चालू हो गए थे। अच्छा, नाचे वाचे नहीं ना? नहीं, तो टाइम नहीं था उस दिन, सब लोग रात को 12 तक बैठ के फॉर्म ही भर रहे थे। रात में 12 बजे तक? Yes, sir. इतने फॉर्म भरना पड़ते हैं? सर हर फॉर्म के कॉपीज है, तो ऐसे एक ही फॉर्म हमने एक भरा, उसके 8 कॉपीज है, ओह, तो वो खुद ही भरना है हमें पेन से। तो किसी बहुत का टाइम हेल्प लगा। नहीं है, या जेरोक्स नहीं बना सकते? नहीं सर, तो हैंड फिल्ड ही रहना चाहिए। हैंड रिटन, हैंड फ्री। अच्छा, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये बहुत सीरियस रहता होगा ना पूरा एसएसबी का 5 दिन का प्रोसेस? बिल्कुल सीरियस होता है? तो सीरियस नहीं होता है सर, वो बहुत मज़े के बहुत मोमेंट्स है जहाँ पे बहुत मज़ा किया हमने। वो 5 दिन तो ऐसे है कि हमें पता नहीं चलता कब बीतते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग एक बार हो गए तो हम सब दोस्त, हाँ, एक तो हम सब बॉयज़ एक साथ बहुत जल्दी फेमिलराइज हो गए थे, तो सब एक साथ ही सब, एक तो हम उठ रहे भी एक साथ है, पूरा प्रोसेस एक साथ, फिर उसमें भी सबका बातचीत होता ही है। तो वो बस वो जो सीरियसनेस तभी रहता है जब वो जो हमारा टेस्टिंग का टाइम है, तभी उठ के उतना टाइम सीरियस रहता है सब। बाकी ठीक है। बाकी फिर हमें हमारे क्वार्टर्स में उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ थे कि बड़े रूल जैसे ब्रेक नहीं करना है, पर बाकी वो फ्री छोड़ते थे हमें। रूल्स तो सब जगह होंगे, लेकिन रूल्स तोड़े बिना भी तो कुछ कर सकते हैं ना? यस सर, वही तो उन्होंने वैसे ही किया था कि हमें अपना फ्री टाइम दे रहे हो, ओके, हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, तो हम वैसे हम उधर फिर हमें स्पोर्ट्स के लिए टाइम था, लिबर्टी टाइम था, तो हम लोग और वैसे भी यही 2 लोग के साथ हमें और 5 दिन बिताने हैं, और फिर उनके साथ ही मेडिकल्स अगर रेकमेंड हुए तो होएगा, तो सब एक साथ बात करने लग गए थे। मतलब दोस्त बन गए थे? यस सर, बहुत जल्दी दोस्त बन। तो फिर वो लिबर्टी टाइम में हम एक साथ बाहर घूमने जाते थे। अच्छा, लिबर्टी से याद आया कि जब एसएसबी होता है और जब लिबर्टी का टाइम होता है, तो आपको छोड़ते भी है गेट के बाहर कहीं घूम के आने के लिए वगैरह वगैरह? वो सर वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारा बोर्ड था, वो हमारा फ़ोन गेट के बाहर ही था, गेट के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, ओके, तो हमें गेट के बाहर ही छोड़ते कि फ़ोन लेके जा सको, तुम घूम के भी आ सकते हो। उनका बस एक ही कंडीशन था कि 5:50 या 5:45 तक
आ जाओ आ वापस। जाओ उसके अंदर। यस सर। अच्छा, आप गए थे कहीं सर मेरा जो वो कैसा था, हमारा फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे से कभी भी इंटरव्यू हो जाएगा बोला था। तो वो इंटरव्यूज़ के लिए सब रुके थे, तो मेरा ऐसा 2 दिन शेड्यूल आया, फिर कैंसिल हो गया। तो हर दिन मैं फॉर्मल्स में रेडी होके बैठा रहता था लिबर्टी के टाइम पे, पर वो कैंसिल हो गया था। अभी आता है, कभी आता है, अभी आता है, कभी आता तो है। वो फिर थर्ड डे के बाद ही फिर मैं थोड़ा फ्री हुआ था, तो फोर्थ डे पे मैं बाहर गया था। और वो जीटीओ का क्या बात होता है? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर बहुत आपकी मजा लेते हैं या कुछ पूछते हैं या कुछ अनकॉमन सीन होता है, ऐसा कुछ है वहाँ पर? तो ऐसा नहीं, वो बस वो ट्राई करते हैं उनको एक कैंडिडेट का वो क्या असली में कैसे बिहेव करता है प्रेशर में। अच्छा, तो हर टास्क में थोड़ा बीच बीच में प्रेशर डालते हैं। जानबूझ के प्रेशर डालते यस सर, वो एविडेंट रहता है कि वो प्रेशर कर रहे हैं। तो जैसे मेरा भी एक टास्क था, उसमें कमांड टास्क था। तो उसमें मेरे 2 सबॉर्डिनेट्स थे, तो उनको मैं गाइड करना था। तो उस टाइम पे करते मेरे हाथ में हेल्पिंग मटेरियल था, मैं साइड में देखा था कुछ है क्या हेल्पिंग मटेरियल, कुछ रह गया क्या। तो उस टाइम पे जीटीओ तब भी प्रेशर किए थे, बोले क्या कर रहा है, देखो सेंटर वाला ऑब्स्टिकल दिया तो साइड में क्यों ही देख रहा है, तेरे को क्या ही काम है करके। तो हर छोटी छोटी चीज़ पर ट्राई करते हैं टोकने का, जानबूझ के। यस सर। अच्छा, मतलब किसी वजह से ये जो कैंडिडेट है वो प्रेशर में आ जाए और कुछ गलत कर बैठे या कुछ और रिएक्शन दे बैठे, ये उनको जज करना होता है। यस सर। तो एक प्रेशराइज सिचुएशन में रखते हैं और वैसा फिर जज करते हैं। और वही है कि जीटीओ ही है वो ऑफिसर जो ज़्यादा क्लोज लेवल पे हम साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू द होल प्रोसेस। आपको अच्छे नज़दीक से देखते हैं और जो रिकॉर्ड करते हैं हर चीज़ आप। यस सर। अच्छा, आपको वो लीडर भी बनाते हैं, आपको वो फॉलोअर भी बनाते हैं, तो वो क्या बात होता है कि आपको कभी लीडर बनाते हैं, कभी फॉलोअर बनाते हैं? सर पहले तो अभी वो टास्क जैसे ग्रुप टास्क है, तो वो ऐसे 2 है, हाफ ग्रुप टास्क होता है और फिर जो बड़ा ग्रुप है हमारा 10 लोग के, उसमें भी होता है। तो उसमें अभी तुम क्या चूज़ करोगे उसके ऊपर है, तुम एक लीडर जैसे बिहेव करोगे या बस साइड लाइन्स पे रह के बस देखते रहोगे। तो उधर वही है कि वो परफेक्ट बैलेंस है कि ज़्यादा भी डिमांडिंग या बॉसी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें बस एज ए लीडर तुम अपने आइडियाज़ भी हमेशा हेल्पफुल रहने चाहिए कि लीड भी कर रहे हो और कभी जब ज़रूरत है पीछे भी ऑन द बैक एंड भी काम कर रहे हो। मतलब यहाँ भी बैलेंस ज़रूरी है। यस सर। पर्सनैलिटी में भी बैलेंस ज़रूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट में भी बैलेंस ज़रूरी है, पढ़ाई में भी बैलेंस ज़रूरी है। तो और उसके अलावा फिर अलग टास्क रहते हैं जिसमें तुम्हें वो एक रोल असाइन करते हैं। कमांड टास्क में तुम्हें लीडर बनाते हैं और तुम्हारे चॉइस के 2 सबऑर्डिनेट्स को आप चूज बुलाते हैं। वही फिर बाकी सब लोग एक कमांड टास्क में लीडर भी बनेंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे कोई बुलाएगा तो सबऑर्डिनेट भी बन के जाना पड़ता है। तो उसमें कैसा था वो उधर भी वो प्रेशराइज और तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते देखते हैं। वो एक दोस्त था तो उसको मैं सबऑर्डिनेट था, तो एक और सबऑर्डिनेट था और वो उस टाइम लीडर था। तो उसको पूछा था कि इनमें से किसको तुम ये टास्क दोगे। तो उसने एक नाम लिया था, तो उसको पूछा कि क्यों ये, कि दूसरा वाला अच्छा नहीं कर सकता क्या करके। तो उसको उसे भी एक ट्रिकी सिचुएशन में डाला था कि कौन सा अच्छा है। उससे फिर कैसे तो उन्होंने कन्फेस करवा लिया कि ये अच्छा है और इसको नहीं आता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरा दोस्त था वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। पर उस टाइम पे तो हर जगह वो एक ट्रिकी सिचुएशन में डाल के टेस्ट करते हैं तुम्हें। ओके। और इसके साथ में वो ओएल का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर लगता है कुछ बच्चों को कि ये ओएल की क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये क्या होता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी से बेसिकली सभी लोग अच्छे लोग रहते हैं। अगर तुम एक क्रिमिनल नहीं हो तो यू हैव दोज क्वालिटीज़, बस तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो उस पर अभी बेसिक OLQs है तुम्हारा टीम वर्क, जो ग्रुप में वर्क करने का कैपेबिलिटी है, फिर तुम्हारा लीडरशिप, फिर जो स्पीकिंग स्किल्स और ये सब। तो वैसे है, तो बस वो तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, वो सब चेंज करता है। क्योंकि OLQ सब में रहते हैं, वो किस प्रपोर्शन में कितने हैं और कैसे कोई प्रेजेंट करता है वो डिफरेंस लाता है। तो बस उधर भी वही है, वही सीक्रेट ही नेचुरल रहना है और ऐसा शाय नहीं रहना है। क्योंकि ये अगर तुम अपने ये 5 डेज़ में शाय रहोगे तो फिर उसके बाद मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें आउट ही होना है। शाइनेस जो है वो गिव अप करके तुम्हें वो एक फेमिलियर अप्रोच लाना पड़ेगा सारे बच्चों के साथ। लाइवली होना चाहिए। लाइवली होना चाहिए सर। अभी देखिए, आप सिलेक्ट तो हो गए हैं अभी, लेकिन यहाँ से अगर आप आपका लाइफ अगर पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आप
और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, या कौन सा गलती है कि जो आपने किया जो बाकी बच्चे अवॉइड कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में? तो अभी रिटर्न को लिया तो रिटर्न में वही था मेरा गलती, जो बहुत थियोरी पे मैं फंस गया था मैथ्स में, और वो मेरा सब्जेक्ट का मैनेजमेंट नहीं हुआ था। तो बस वही है कि मैथ्स, बस उनको शॉर्ट में बोलना है तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस और गैट इज़ ऑल अबाउट रिविजन। अच्छा, सिंपल चाहिए, सिंपल है। और एसएसबी, हाँ, एसएसबी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन सुना था किसी के yes, मुंह से? तो एसएसबी क्या में सुना अभी था? वो थे मिसकंसेप्शंस थे। लोग बोलते कि जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहते हैं एकेडमिकली वो लोग ही क्रैक कर पाते हैं एसएसबी। अच्छा। फिर ऑन द अदर हैंड ये भी सुना था कि मतलब लोगों का एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि तुम अगर फिट हो, फिजिकली फिट हो तो तुम्हारा एनडीए हो जाएगा। अच्छा। पर वही वो लोगों को प्रोसेस पे इतना अवेयरनेस नहीं है कि एसएसबी कैसा होता है, और फिजिकल इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। तो वो एक था। और मेरे को पर्सनली था कि वही मेरे को डाउट था कि जो मैंने जितना भी सुना है हमेशा एक बहुत प्रेशराइज सिचुएशन जैसा लगता था। अच्छा। तो वही डाउट था कि मैं उस टाइम पे मेरे कैपेबिलिटीज़ को दिखा पाऊँगा और परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या डाउट था। तो अगर कोई बच्चा अभी ये प्रेशर झेलने की प्रैक्टिस करता है तो क्या वो एसएसबी के लिए यूज़फुल होगा? बहुत सर, बहुत यूज़फुल होएगा। और प्रेशर बेसिकली वही होता है, तो मैं ग्रुप में कोऑर्डिनेट करने को नहीं होता है। तो बस वही है, अपने फ्रेंड्स जो जहाँ पे है उधर से चालू करके पहले फैमिली के साथ कि ओपन रहना है और बात करना है। फ्रेंड्स के साथ भी ग्रुप्स में बात करो, अभी खुद भी लीडरशिप या कोई चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहो। तो ये सब पहले से ही किया तो उधर बहुत मदद होता है। मदद होता है। यस सर। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं सर, लेकिन ये चीज़ें होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, और ये कोई चीज़ें एक दिन में मैथ सीखता है, कोई सब्जेक्ट सीखता है आदमी, वैसी बातें है नहीं। ये अपनी पर्सनालिटी में खुद होना चाहिए। Yes, sir. या हम लोगों को एसएसबी के सामने हमारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट करना और उचित ढंग से प्रेजेंट करना, ये ज़रूरी होता है। यस सर। अच्छा। तो उधर वही है कि ये एसएसबी में जो भी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है वो ओवरनाइट नहीं आएंगे। तो मैं ओवर स्पैन ऑफ टाइम वो इंकलकेट करके वही लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना है, तो जो उधर रिफ्लेक्ट होएगा तुम्हारे एसएसबी में फाइनल उस टाइम पे। मतलब ऐसा है कि जो डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो पर्सनालिटी चाहिए वो आप जैसे ही वहाँ पहले दिन गेट पे जाते हैं उसी के बाद में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो जो एक्सपेक्ट किया जाता है अगर आप में है तो अपने आप बाहर आएगा। Yes, sir. आप फेक नहीं कर सकते। नहीं ऐसा ही कर आपका सकते। कहना है? यस सर। ओके, वेरी गुड, दैट्स ट्रू, इंटरेस्टिंग। और पूरे बच्चे या जो भी ऑफिसर है, ये इन दोनों के आपस में कैसा रिलेशन होता है या कैसा माहौल होता है? सारा सैल्यूट या जय हिंद या फिर सावधान, हंसना नहीं, ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, ऐसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। वो जो ऑफिसर्स है अच्छा। वो भी बहुत फ्रेंडली होते हैं तुम्हारे साथ, हंसते भी हैं? ये तो बहुत वो बीच में हम खुद ही प्रेशर में रहते हैं, तो मूड लाइटन अप करने के लिए वो एक दो जोक क्रैक करेंगे और वो फैमिलियर करने को टाइम, बस उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, पर जितना करते हैं वो उसको एक एट ईज कंफर्ट में करने का ट्राई करते हैं वो लोग। मतलब आपका प्रेशर वो कम करने का कोशिश करते यस सर। हैं। ओके ओके। और फिर हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो उधर जो हमारे सुपरवाइजर्स है, वो जवान जो रहते हैं वो लोग हमारा पूरा दिन का सब संभालते हैं एक्सेप्ट फॉर द टेस्टिंग। अच्छा। तो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है क्लोज लेवल पे। अच्छा। और वो लोग बहुत लाइवली रहते हैं, वैसे ही बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो पूरा गाइड करते हैं और बहुत फ्रेंडली भी रहते हैं। अच्छा। बस फिर यही है कि तुम क्या बोलते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है कि तुम्हें थोड़ा फ्रीडम दिया और तुम अच्छा। वो उसका एडवांटेज ले रहे हो तुम। अच्छा, कहीं पे भी डिसएडवांटेज नहीं होना, मतलब यहाँ भी बैलेंस आ गया। हाँ यस। हर चीज़ में बैलेंस। ओके। तो प्रणव, अभी एक माहौल चेंज हो गया है, जैसा ही आपका सिलेक्शन हो गया है उसमें से आप जो यहाँ तक की जो ज़िंदगी है वो सिविलियन बोल के काटी है, बहुत लोगों के बीच में काटी है, और जब यहाँ से आगे का आपका जो जर्नी है वो डिफेंस में होगा, तो दोनों सिचुएशन में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो कैसा लग रहा है कि क्या छूट रहा है और क्या मिल रहा है, क्या मिस करोगे और क्या किस लिए आप एक्साइटेड हो अभी? तो एक्साइटेड तो सर, जो इतना टाइम से ड्रीम था जो डिफेंस में ज्वाइन करना है, Dream उसका come true. लाइफस्टाइल। यस सर। तो वो लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब इंडिया जा रहे हो,
उधर के जो लाइफस्टाइल है, मेरे को वो लाइफस्टाइल भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मतलब जो डेली का वही रूटीन है, और फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ और सब जो एक बैलेंस तरीके में होता है उधर भी, वो बहुत है। तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उधर के जो 3-4 साल है। और डर तो यही है, अभी हम लोग घर के कंफर्ट से बहुत यूज्ड हो गए तो उधर वो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा और बहुत स्टिक करना पड़ेगा ऐसे गाइडलाइंस से। अच्छा। तो वही एक डर है, बाकी ऐसा डर ऐसा सच नहीं है, बस एक्साइटेड हूँ बहुत। मम्मी के हाथ का खाना छोड़ के मेस का खाना खाना पड़ेगा, Yes, sir. हाँ? और सिविलियन कपड़े छोड़ के हर रोज यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो वही उतना ही है थोड़ा, बस बाकी पर पूरा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस ही है। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बजाय जय हिंद बोलना पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन उसका भी अपना एक आनंद है, Yes, sir. उसका भी एक अपना एक है। चलो अच्छा है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट प्रणव। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग दिस मच टाइम It's my एंड pleasure. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.